शहरियत तरमीमी कानून। शहरियत तरमीमी कानून मुसलमान बाज़ाब्ता ये कह रहे हैं कि ये मजहबी बुनियाद पर बनाया गया कानून है और हिंदुस्तान का जो दस्तूर है वो एक सेक्युलर दस्तूर है, एक जमहूरी दस्तूर है। इसमें मजहब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, इम्तियाज नहीं बरता जा सकता, जानिबदारी और तासुब नहीं बरता जाता। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, और क्यों नहीं दे रही है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल ये कम्युनल कोर्टेस अपने आज़ाइम की तकमील के लिए इस तरह के कवानीन लाते हैं। और CAA में आप देखेंगे कि जो भी पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और दूसरे जो ममालिक है, वहाँ की जो अक़लियत यानी हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है और जैन जैसे मारवाड़ी वगैरह और पारसी, उनको भी शामिल किया गया है और तमाम अक़लियतों को, ईसाइयों को शामिल किया गया है, सिखों को शामिल किया गया है। लेकिन मुसलमानों से इनको बहुत परेशानी है। पता नहीं मुसलमानों ने क्या गलती की थी कि उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो बहरहाल बात लोग गलती भी करते हैं, अच्छे और बुरे भी होते हैं, तो गलतियों का नतीजा दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की गलती का जो सज़ा है वो औरों को दो, ये गलत बात है। तो उसके ज़रिए सताया गया, अब सताया जा रहा है SIR के ज़रिए। ये एक बहाना है और इस बहाने के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा सताने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश को नाकाम बना सकते हैं आप अपने दस्तावेज़ात के ज़रिए। अगर हम तरीके से रहेंगे तो आसानी से उन्हें नाकाम बना सकते हैं। पहले मरहले में आप देखेंगे कि 9 रियासतों और 3 मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाकों में SIR हुआ है। तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए और उसमें कौन अक्सर इसमें है आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल आमिर खान साहब ने ये सोचा कि क्यों ना हैदराबाद के लोगों को, तेलंगाना के मुसलमानों को SIR से वाकिफ़ करवाया जाए। तो ऐसे में आप एक माहिर कानून भी हैं और एक ऐसी शख्सियत है जो मी सेवा तेलंगाना फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद अब्दुल मोहित साहब से। अब्दुल मोहित साहब से है जी, तो आपका इस्तकबाल है, आइए आपसे तशरीफ़ आइए। वो उनकी खिदमत हासिल की गई हैं और फिल वक्त आपको बता दूँ कि शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में, मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर्स में ये लेक्चर्स भी दे रहे हैं, सेमिनार्स का एहतमाम किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह SIR में आपके अगर डाउट्स हैं, आपके अगर कोई सवालात हैं, आपके अगर कोई उलझन है तो वो दूर कर सकते हैं बासानी। तो इसका एहतमाम भी हमने इसलिए किया है ताकि लोगों को ये मालूम हो सके। वो नहीं हो रहा है। आज़ादी के बाद से अब तक 13 बार SIR किया गया है, लेकिन अब क्यों लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं? इसका रीज़न ये है, फर्स्ट टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से ये SIR में सिटीजनशिप क्लॉज जोड़ा गया। अब ये कितना कानूनी सही है, कितना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में कई रिट पिटीशन अभी डाले हैं कई दानिशवर लोग, वो अपना जजमेंट अपना कब तक आएगा एग्जैक्टली पता नहीं। जैसा रियाज साहब बता रहे थे कि ऑलरेडी 9 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में SIR ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने तेलंगाना में भी शुरू होगा। तो हम लोग तेलंगाना वाले एक्चुअली बहुत खुशकिस्मत हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास तैयारी करने का मौका मिला है। अगर आप दूसरा का स्टेट देखिए, फॉर एग्जांपल बिहार, आज शाम में नोटिफिकेशन आ गया और कल सवेरे से SIR स्टार्ट हो गया और उनको बेचारे लोग को ABCD तक पता नहीं था SIR क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करेंगे कि SIR है क्या। सिंपल SIR यानी नाम, एक वोटर लिस्ट, ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी एक वोटर लिस्ट है, उसमें नाम एडिंग करना और डिलीशन करने का नाम SIR है। सिंपल प्रोसेस, नाम, नए लोग का नाम ऐड करना और नाम रिमूव करना, मतलब या डिलीट करना। ये डिलीट किसका करना है? जो ऑलरेडी जिसका डेथ हो गया उनका इलेक्टोरल कार्ड डिलीट करना है, या कोई एक प्लेस पे से दूसरे प्लेस पर माइग्रेट हुए हैं उनका नाम डिलीट करना, एक प्लेस पे से डिलीट करना, उसका नाम है SIR। अब फॉर एग्जांपल पहले मैं सिकंदराबाद में रहता था, अभी अब नामपल्ली में हूँ। एक सिकंदराबाद का भी वोटर आई डी कार्ड है, एक नामपल्ली का भी वोटर आई डी कार्ड है। तो मुझे 2 में से कोई एक वोटर आई डी कार्ड रखना है, तो उसको निकालने का प्रोसेस भी ये SIR का ये प्रोसेस है। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है उसमें SIR और ये ऑलरेडी हो गया और वहाँ पर कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, रीज़न ये है कि एक तबका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लगाकर
मोस्टली मुसलमान के नाम को निकाला जा रहा है। ये कब होगा? जब आप लोग को SIR का एग्जैक्टली मीनिंग पता नहीं है और मतलब इसको इजी लेकर काम कर रहे हैं, जब ये लोग हावी होते हैं। तो हमारा काम ये रहना है, आप लोग को पूरा SIR के बारे में मालूम होने के बाद निचले तबके तक, मतलब जो ऑटो ड्राइवर्स तक हैं और उससे भी नीचे तबके में जो है वहाँ तक ये बात पहुँचना कि ये वोटर ID कार्ड की अहमियत उनको मालूम करना। अब ये प्रोसेस बता दूं एग्जैक्टली ये होता कैसा है। SIR सबसे पहले अभी तेलंगाना में अनऑफिशियली SIR स्टार्ट हो गया। मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ अनऑफिशियली, मतलब अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये बोला नहीं गया कि SIR स्टार्ट करना है। अभी इनिशियल प्रोसेस में मैपिंग किया जा रहा है। मैपिंग एक्चुअल है क्या? अभी लास्ट 2002 में तेलंगाना में 2002-2003 में तेलंगाना में SIR हुआ था। वो 2002 की लिस्ट को बेस बनाया गया। मतलब अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में अगर है तो ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडियन सिटीजन जैसा एक्सेप्ट किया जा रहा है। अभी ऑफिशियली तो बोल रहे नहीं है लोग, लेकिन अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको इंडियन सिटीजन जैसा एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब ये इनिशियल प्रोसेस बता दूं कि अब जैसा BLO अभी मैपिंग करने के लिए आपके पास आ रहे हैं और मैं प्रैक्टिकल फील्ड में भी हूँ, मैं 10 से 15 डेज में, और BLOs ये कौन लोग हैं जो लोअर ग्रेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। लोअर ग्रेड इन द सेंस जो क्लर्क हैं, क्लर्क के नीचे वाले हैं, उनको ये काम में लिया जा रहा है। और बेचारे वो लोग के पास भी ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग नहीं दी गई और वो लोग के पास भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उससे पहले हम अगर प्रिपेयर होकर उनके साथ मिलकर अगर काम करें तो इंशाल्लाह तेलंगाना में ये शायद एक सक्सेस रेट वो ज़्यादा होगी। अभी 2002 की लिस्ट को बेस किया गया, तो अहम काम क्या है अपना फर्स्ट BLO आने से पहले कि 2002 की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये सर्च करना आपका अहम काम है। अब ये सर्च करने का प्रोसेस कैसा है? ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब ओके, यहाँ पर ceo.telangana.nic.in ये एक वेबसाइट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तेलंगाना चैप्टर का है। फिर से रिपीट कर दूं, ceo.telangana.nic.in ये वेबसाइट पे आप लोग जाइए। वहाँ जाने के बाद नीचे एक मॉड्यूल है SIR 2002, वो SIR 2002 पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको फिर स्टेट का नाम, आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपको कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिखाई देगा। वहाँ जाकर आपको सर्च करना है। सर्च इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, अगर सर्च के अंदर अगर आपका नाम आ गया तो आपको कोई दस्तावेज बताने की या दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सर्च करना आपको नहीं आता है, आपका पार्ट नंबर, आपका सीरियल नंबर, आपका अकाउंट नंबर आपको अगर पता नहीं है, तो आगे जो BLO आ रहे हैं सीधा हाथ खड़े कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो इनिशियल प्रोसेस में आपको सर्च कैसा करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो पहले ceo.telangana.nic.in में जाइए। जाने के बाद वहाँ पर तेलंगाना स्टेट सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद हैदराबाद, अभी फिल वक्त हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। अभी उसके बाद आप 2002 में आप कहाँ पर थे वो अहम चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल 2002 में मैं आसिफ नगर में था, अभी मैं फिल वक्त टोली चौकी में हूँ। अगर मैं सर्च करने के टाइम पर अगर मैं अब टोली चौकी मतलब जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी आ रहा है, अब मैं सिलेक्शन में हैदराबाद सेलेक्ट करना है और कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम सेलेक्ट करना है। अब कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम क्या है? अगर मैं अभी जुबली से अगर दिखाई भी नहीं देगा आपको, क्यों? मतलब वो 2002 में जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी नहीं। तो 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका नाम था आसिफ नगर। आसिफ नगर को डिवाइड कर अभी नामपल्ली और कारवान में डिवाइड किया गया। तो आपको आसिफ नगर सिलेक्शन करना है। आसिफ नगर सिलेक्शन करने के बाद वहाँ पे नेम सर्च ऑप्शन है, आप उसमें आपका नाम एंटर कीजिए। नाम एंटर करने के बाद और एक कॉलम में आपका वो रिलेटिव नेम भी है, रिलेटिव नेम आप एंटर करना है कीजिए। नहीं तो खाली अगर आपका नाम एंट्री करने के बाद आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी आपके नाम की लिस्ट है वो सब डिस्प्ले हो जाएगी।
उसके वो लिस्ट में बाजू में फादर नेम लिखा हुआ है। तो आपका नाम कैसे सर्च करना है, आपका नाम पहले देखिए, बाजू में अगर आपका वालिद साहब का अगर नाम मैच हो रहा है तो वो आपका सिलेक्टेड रिकॉर्ड है, और उसमें जाकर वो उसी के बगल में आपको आपका अकाउंट, अपना सीरियल नंबर, आपका पार्ट नंबर और 2002 में जो वोटर आईडी कार्ड नंबर था, वो ये 3 आपको दिखाई देंगे। वो आप नोट डाउन करके रखिए। ये सबसे अहम चीज है। ये नोट डाउन करने के बाद जैसा बीएलओ आपके मकान पे आएंगे, जब ये पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर दे दीजिए, आपका नाम की मैपिंग की जाएगी। आपका नाम ही नहीं बल्कि आपके अगर बेटा या बेटी भी अगर कोई है तो उनका भी नाम मैप किया जाएगा। और एक अभी तो हैदराबाद का एग्जाम्पल लिया था। 2002 में मैं निजामाबाद में रहता था। अभी मैं उसके बाद 2005 के बाद मैं हैदराबाद में रहता हूँ। तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस में, ये सर्च प्रोसेस में मैं तेलंगाना सेलेक्ट करना है मुझे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट निजामाबाद सेलेक्ट करना है, क्योंकि 2002 में मैं निजामाबाद में था। उसके बाद वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो कॉन्स्टिट्यूंसी को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद नाम का सर्च कीजिए। ये सबसे अहम चीज़ है, और ये सर्च करना सबकी बात नहीं। ओके, तो मेरा मशवरा ये है कि आप एक कॉलोनी में एक एसोसिएशन बनाइए या सोसाइटी बनाइए, कुछ भी, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको ये काम पे ये लगाइए कि अगर जिसको भी अगर कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ये पार्ट नंबर या सीरियल नंबर होना है तो आप उनको निकाल के दे सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये टोली चौकी में 48 ये मसाजिद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़्यादा ये मसाजिद में मेरा लेक्चर हुआ है। उसके बाद पूरा 1 से डेढ़ घंटे का लेक्चर है। उसके बाद जो कॉलोनीज है, कॉलोनीज के एसोसिएशन वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, लेकर एक बच्चे को वो लोग एम्प्लॉय किए हैं। स्ट्रेट अवे एम्प्लॉय कर बच्चे का काम एक ही है, जो कॉलोनी का बंदा जो उनके पास आएगा, आकर उनके साथ बैठना है। ये सर्च ऑप्शन में से निकाल कर अगर रिकॉर्ड अगर है तो रिकॉर्ड आगे वाले को तक पहुंचाना है। अगर आप कर लिए तो आधा एसआईआर आप जीत लिए। अगर इसमें अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो अब ये प्रोसेस कैसा है मैं आपको बताऊंगा। तो ये इनिशियल प्रोसेस मैपिंग है, जो ये अनऑफिशियली स्टार्ट हुआ नहीं है। थोड़े प्लेसेस पे हुआ है, थोड़े प्लेसेस पे अभी फिलहाल हुआ नहीं है। तो एक्चुअली प्रोसेस होता कैसा है अभी। बीएलओ जिसको बोलते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, वो इनिशियली आपके पास एक एन्यूमरेशन फॉर्म लेके आएंगे। ये किसके पास लेके आएंगे? जिसका 2026 में वोटर आईडी कार्ड में नाम है, उनका एक एन्यूमरेशन फॉर्म आपके मकान पे लेके आएंगे। ये एक प्री प्रिंटेड फॉर्म है। प्री प्रिंटेड फॉर्म यानी करंटली वो एन्यूमरेशन फॉर्म पर आपका वोटर आईडी कार्ड, करंट वोटर आईडी कार्ड नंबर, आपका सीरियल नंबर, आपका पार्ट नंबर और आपका एड्रेस लिखा होगा, और आपकी फोटो भी प्रिंट होके रहेगी। उसके बाजू में राइट हैंड साइड में कॉलम, खाली कॉलम है, उसमें करंट जो फोटो है आपको वो फोटो पेस्ट करना है। ये जब बीएलओ आपके पास आएंगे 2 सेट ऑफ फॉर्म्स लेके आएंगे। एक आपके पास रखना है एन्यूमरेशन फॉर्म, एक आपको फिलअप करके वो देना है। अभी तक भी, यहाँ तक भी कोई दस्तावेज बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये होने के बाद अगर आप ये 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो अब ये अगर आप एन्यूमरेशन फॉर्म को अगर आप समझ लिए तो पूरा एसआईआर आप समझ लिए। अब ये एन्यूमरेशन फॉर्म को 3 कॉलम में डिवाइड किया गया। अब फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कॉलम ए, बी और सी, ये सारा खेल इसी का है, कॉलम ए, बी और सी का। अब ये एन्यूमरेशन फॉर्म कैसा है? प्री प्रिंटेड फॉर्म है। आपके पास करंट वोटर आईडी कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड डिटेल्स आकर है। अगर और जैसा बताया मैं 2002 को बेस लिस्ट किया गया, वो एन्यूमरेशन फॉर्म में अगर 2002 की लिस्ट में अगर आपका अगर नाम है तो आपको कॉलम ए में फिलअप करना होगा। इनिशियल बता रहा हूं मैं कि 2002 में की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको कॉलम ए फिलअप करना होगा। कॉलम ए में क्या फिलअप करना है? आपका करंट वोटर आईडी कार्ड नंबर, क्योंकि 2002 में दूसरा वोटर आईडी कार्ड नंबर था, तो करंट वोटर आईडी कार्ड नंबर, आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपके वालिद का नाम, आपके वालिदा का नाम, आपके अहलिया का नाम, ये एंट्री करना है। ये किसको? जो 2002 की लिस्ट में जिनका नाम है वो कॉलम में फिलअप करना है। अगर 2002 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है लेकिन मेरे वालिद या वालिदा
या ग्रैंड पेरेंट्स, अगर ये 6 आदमी में से किसी का भी एक का नाम है तो मुझे कॉलम बी फिलअप करना होगा। कॉलम बी, अगर मेरा नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन नाम है मेरे वालिद वालदा किसी का एक का नाम है तो मुझे कॉलम बी में फिलअप करना होगा। तीसरा कॉलम, कॉलम सी, 2002 की लिस्ट में ना मेरा नाम है, ना मेरे वालिद का नाम है, ना वालदा का नाम है, ना मेरे ग्रैंड पेरेंट का किसी का नाम नहीं है, तो मुझे कॉलम सी में एंट्री करना होगा। और अभी तक कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जिसका भी नाम कॉलम ए में आ गया वो बेफिक्र रहिए, कोई डॉक्यूमेंट देने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। इसके बाद एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप हो गया, कॉलम ए बी सी में से कोई एक फिलअप कर दिए। फिलअप करने के बाद वो आप एन्यूमरेशन फॉर्म एक कॉपी आपको रखना है, एक कॉपी बीएलओ को देना है। बीएलओ को देने के बाद एक 15 या 20 दिन के बाद कॉलम बी और कॉलम सी में जिसका भी नाम है हर एक को नोटिस दी जाएगी। अब सबसे पहले चीज, नोटिस बोलते के साथ ही लोग डर जाते, ये बेसिक चीज है। ये नोटिस इसलिए है कॉलम बी और कॉलम सी वालों को। कॉलम बी मतलब मेरा 2002 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो मुझे ये प्रूव करना है कि 2002 में जो मेरे वालिद का नाम है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बताना है, ये प्रूव करना है कि वो मेरे वालिद थे या वालदा थे या मेरे ग्रैंड पेरेंट थे। और कॉलम सी वालों को ये प्रूव करना है कि उन्होंने भी एक इंडियन शहरी है और उनके वालिद या वालदा भी इंडियन शहरी है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। उसके बाद आपको वो नोटिस दी जाएगी। नोटिस में लिखा ये होगा कि आप फलां दिन आप ये फलां प्लेस पर आना है और आपको जब दस्तावेज आपको बताना है, जब तक दस्तावेज का कुछ जिक्र ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मेरे को 15 फरवरी का डेट मिला और ये सियासत ऑफिस पे आना है, बीएलओ वहां पर बैठे रहेंगे, वहां पर आकर डॉक्यूमेंट्स में मुझे लाकर बताना है। इसके बाद ये पूरा प्रोसेस होने के बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट और एक 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ड्राफ्ट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। ये आपको ये ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है क्रॉस वेरीफाई करना होगा। 99% आपका नाम रहेगा, अगर नहीं है तो फिर से आप बीएलओ से मुलाकात करना है। मुलाकात कर आपके रेस्पेक्टिव जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बताना है। अभी ये बोल रहा हूं कि मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बताना है। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या है? ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में गवर्नमेंट, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इनिशियली 11 डॉक्यूमेंट बताए गए और ये 11 डॉक्यूमेंट को छोड़कर दूसरा 12-13 डॉक्यूमेंट बताना नहीं है। अब ये बारीकी से देखेंगे एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट्स है क्या और ये किसको है, ये जो कॉलम बी में आ रहे हैं या कॉलम सी में आ रहे हैं, खाली उनके लिए है। अगर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हो और आपका नाम कॉलम बी में कॉलम सी में आ रहा है, अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपका गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो आइडेंटिटी कार्ड आप बीएलओ को बता दीजिए, आपका नाम एसआईआर में रखा जाएगा। सेकंड, अगर आप एक पेंशनर हो तो आप पेंशन आईडी कार्ड आप बता दीजिए, आपका नाम लिस्ट में रखा जाएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई एक कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एलआईसी है, आरटीसी है, वो आईडीपीएल, एचएल जो पुराने थे, जितने भी थे, डीआरडीएल जैसे कॉर्पोरेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो अगर उसका भी आइडेंटिटी कार्ड अगर है, या प्राइवेट बैंक्स में काम कर रहे हो तो उसका आइडेंटिटी कार्ड भी ये थर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेप्ट किया जाएगा। और फिर से बता दूं, ये 11 डॉक्यूमेंट में कोई एक डॉक्यूमेंट वो रखना है आपको। तो ये वो तीसरा डॉक्यूमेंट ये था। चौथा डॉक्यूमेंट एसएससी मेमो, एसएससी बोल सकते हैं आप, सीबीएसई बोल सकते हैं, पीयूसी, जो कोई भी आपके पास जो कोई भी था डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपको ये चौथे डॉक्यूमेंट के शक्ल में बता सकते हो। ये फिफ्थ डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट अगर है, पासपोर्ट वैलिड या नॉट रिन्यूड पासपोर्ट, ये दो भी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। कि ऐसा नहीं है कि वैलिड पासपोर्ट ही रहना है, वैलिड डेट में रहना है, ये वैसा नहीं है। खाली एक पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपका नाम इसमें रखा जाएगा। और ये छठवां डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको लेकर कई यूट्यूबर्स, पता नहीं कौन सी न्यूज़ कहाँ से लेकर आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन हैदराबाद में 80% लोग खाली बर्थ सर्टिफिकेट से परेशान हैं।
और मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ये मैं जैसा बताया, हम लोग लॉ को एक नज़रिए से देखते हैं, हमें थोड़ा बारीकी से अंदर पता होता है एक्चुअली क्या चीज़ है। सबसे फर्स्ट थिंग, आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। अगर है तो बेहतर है, नहीं है तो आपको जिंदगी में बर्थ सर्टिफिकेट कहीं पे काम आने वाली चीज़ नहीं है। कहाँ पर एक प्लेस पर है, थोड़ा यूरोपियन कंट्री या यूएसए में अगर आपको ग्रीन कार्ड होना है, अगर सिटीजनशिप होना है, तो जब बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है। बाकी का कोई भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट पूछता नहीं है। कई प्लेसेस पर मैं कोई अखबारात में भी देखा हूं मैं कि 27 अप्रैल लास्ट डेट है, सबको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, वो लास्ट डेट है। बकवास न्यूज है ये। बर्थ सर्टिफिकेट सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट एक्ट 1969 में लाया गया। 1969 में लाने के बाद बारीकी से बार बार उसको अमेंड किया गया, मतलब चेंजेस किए गए। 2004 में फिर से अमेंड किया गया। 1969 से लेकर 2004 तक सिर्फ 7% इंडियन के पास बर्थ सर्टिफिकेट था। उसके बाद फिर बार बार अमेंड किया गया। लास्ट अमेंडमेंट अक्टूबर 1, 2023 को अमेंड किया गया। अमेंड मतलब वो पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया। उसमें यह बोला गया कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बनाना है, आधार कार्ड बनाना है, अगर आपको पासपोर्ट बनाना है, स्कूल में एडमिशन चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, हर चीज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम करार दिया गया। अब ये न्यूज लेकर बोले कि नहीं, आगे हर चीज में बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम करार दिया गया। ये वैसा नहीं है। एक्चुअली पार्लियामेंट में जब भी कानून पास किया जाता है, वो कानून जब से वो स्टार्ट होगा, मतलब ये अक्टूबर 1, 2023 के बाद जिसकी भी पैदाइश है उन्हें आगे बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम करार दिया गया। मतलब आपके बच्चे या पोतरा पोतरी जो रहेंगे, नवासा नवासी, उनके लिए लाजिम करार दिया गया। ये हमारे लिए नहीं है। और एक सर्टिफिकेट भी बहुत सर्कुलेट हो रहा है, नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। कई लोग नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट निकाल के रख लीजिए, बहुत बेहतरीन चीज है। कई एजुकेटेड लोग की बात कर रहा हूं मैं। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट का मीनिंग ये है कि इनका सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। मीनिंग वो है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। मैं समझाता हूं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज ए सिटीजन बोल रहा हूं कि मैं अक्टूबर 1, 1980 में मेरी पैदाइश हुई। मैं म्युनिसिपल ऑफिस में जा रहा हूं। मैं म्युनिसिपल ऑफिस में जाके बोल रहा हूं कि मैं ये फलां तारीख में ये मेरा बर्थ हुआ था, आप एक बार रिकॉर्ड चेक कीजिए। उसके बाद वो लोग वहां से मेरे को एक सर्टिफिकेट देंगे। वो सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि फलां शख्स सन ऑफ सो एंड सो हमारे पास आए थे, बताए थे कि 1980 में उनकी पैदाइश है, लेकिन इनका रिकॉर्ड हमारे पास बिल्कुल नहीं है। वो लिखकर आपको नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट वो देंगे। लेकिन कई लोग 15 से 20 हजार रुपए ब्रोकर्स को देकर नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट बनाकर घर में रख रहे हैं। इसका मीनिंग ही वो है। और आपको बता दो, 2024 में 32,000 बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स को जीएचएमसी की तरफ से कैंसिल किया गया, क्योंकि सारे फेक सर्टिफिकेट वो निकले। प्रोसेस सिंपल है। अभी हैदराबाद में जरा 2024 के बाद मुश्किल हो गया। प्रोसेस क्या है, कोई ब्रोकर आपके पास आएंगे, आकर बोलेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका वालिद का नाम, वालदा का नाम आप दे देंगे। वो पीछे एक म्युनिसिपल ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम कर रहे हैं उनको 1-2 हज़ार रुपये वो दे देंगे। पीछे से वो रिकॉर्ड में एंट्री, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में एंट्री कर देंगे। जाकर बोलेंगे कि मी सेवा पे जाइए, मी सेवा पे जाकर आप बर्थ सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। मी सेवा में आपका रिकॉर्ड दिखाई देगा। आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकाल कर हम मी सेवा के लोग दे रहे हैं। उसके बाद हो रहा क्या है, जो ऑपरेटर एंट्री किए थे बैक एंड से, उनको मालूम है गलत एंट्री है। 1 महीने के बाद पीछे से रिकॉर्ड गायब कर देते हैं। उस आपके पास जो कागज है, खाली एक जो सर्टिफिकेट है कागज की शक्ल में ही रखा जाएगा। 32,000 सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा हूं मैं। और अभी हैदराबाद में ये काम नहीं हो रहा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो रहा है। अभी वो डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहे हैं, ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपालिटीज है, वहां से आपको निकालकर बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और ये लाजिम नहीं है, जैसा मैं आपको शुरू में बोला, इसकी बिल्कुल जरूरी। ये वन ऑफ द ये डॉक्यूमेंट है। ये 6वां डॉक्यूमेंट था। अभी 7वां डॉक्यूमेंट आपको कास्ट सर्टिफिकेट है। ये कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर अभी थोड़ा यहाँ पे तेलंगाना में एक डायलेमा है। कास्ट सर्टिफिकेट में ये नेशन वाइज वो इंडिया में ST, SC और OBC को दिया जा रहा है। SC, ST और OBC। और ये भी कई लोग जरा मिस इंटरप्रेट करते हैं इसको। OBC, मुसलमान OBC में आते हैं। मुसलमान के खाली
4 फिरके हैं जो ओबीसी में आते हैं। एक है कुरैशी, दूसरा पिंजारे, तीसरा लद्दाख और चौथा मेहतर। ये अगर आप है तो जब आप ओबीसी लिस्ट में आएंगे आप, जब तक आप ये ओबीसी नहीं बोला जाएगा। यहाँ पर तेलंगाना में BCA कैटेगरी किया गया है, BCA BCDE। मुसलमानों को, वो भी जो शेख हैं उनको BCE सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। तो अभी हमें BCE, लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस पर क्लैरिटी नहीं है। मैं आमिर अली साहब बैठे हुए हैं साहब, आप अगर BCE सर्टिफिकेट एक्सेप्ट अगर कर लिए तो 70 to 80% मुसलमान आबादी को BCE सर्टिफिकेट निकालने में बहुत आसानी होगी। ये जो लोअर तबके की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम हम सबके पास पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट, लेकिन जो लोअर तबका है जो रोजमर्रा की जिंदगी में एकदम बिजी है, खाली उनको एक एक्चुअली BCE सर्टिफिकेट का 50 रुपये गवर्नमेंट फी है और एक एफिडेविट का 150-200 रुपये कुछ लेंगे, मतलब 200-300 में आप पूरा काम ही हो जाएगा आपका। तो आपसे गुजारिश है गवर्नमेंट से आप जरा बात कीजिए और बोलिए कि BCA BCD वो हिंदुओं को भी फायदा होगा, ABCD और E अगर वो दे देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो 70 to 80% ये काम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये एक 7th डॉक्यूमेंट है। 8th डॉक्यूमेंट परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है। परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट यानी यहाँ पर ये भी तेलंगाना में थोड़ा एक इश्यू है। यहाँ पर तेलंगाना में अगर आप 50 साल से भी एक मकान पे अगर रह रहे हो, अगर आप मी सेवा के जरिए से अगर आप रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो तो खाली 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। दूसरे स्टेट्स में आपको 10 साल 15 साल 20 साल का दिया जा रहा है, लेकिन तेलंगाना में खाली 1 साल का दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ओके क्लियर, इस पे भी क्लैरिटी नहीं है। जब मैं हायर ऑफिसर से बात किया तो वो लोग के पास भी क्लैरिटी नहीं है। यहाँ के जो वो ERO है उन्होंने बोले कि हमें अभी वहाँ से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमारे को इसका भी इल्म नहीं है, वहाँ से कुछ भी इंफॉर्मेशन आई नहीं है। तो और एक डॉक्यूमेंट है लैंड सर्टिफिकेट। ये अगर आप 1987 से पहले अगर आपके नाम पर कोई गवर्नमेंट पट्टा लैंड है या आपका कोई सेल डीड रिकॉर्ड है आपके नाम पे, आपके वालिद साहब के नाम पे अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो डॉक्यूमेंट भी आप बता सकते हो। जी बिल्कुल। अगर यह गवर्नमेंट के पानी से बोलते, देखिए पहले के अगर पानी से कासरा पानी है या नॉर्मल पानी से अगर है या ROR कॉपी अगर 87 से पहले की अगर है तो वो भी एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट के साथ लिया जा रहा है। और एक 9th डॉक्यूमेंट है NRC लिस्ट। ये NRC लिस्ट इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में खाली NRC खाली असम को छोड़कर कहीं पे भी किया नहीं गया। तो अपने पास ये तेलंगाना में NRC लिस्ट बिल्कुल नहीं है अभी। और एक जैसा बिहार में जैसा SIR शुरू हुआ था, आज शाम में नोटिफिकेशन आ गया, कल से शुरू हो गया। उसके बाद जैसा SIR शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कई रिट पिटिशन वो डाले गए दानिशवरों के जरिए। तो अभी जो बता रहे हैं ये लोग SIR फेज 2 है, SIR 2.0। इसमें थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया। जो मैपिंग जो बोल रहे हैं, पहले जो अपना बिहार में, यूपी में ये मैपिंग था ही नहीं। अभी अपने पास जैसा यहाँ पर आ रहे, साउथ में आ रहे हैं लोग, ये लोग थोड़ा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अभी SIR ओके, उसके बाद जैसा रिट पिटिशन डाली गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बोला गया कि आधार कार्ड को भी एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट के साथ देखा जाए। लेकिन आधार कार्ड भी एक पार्शियल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। ये पार्शियल एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट इन द सेंस, ये एक खाली आधार कार्ड रहने से आपको लिस्ट में नाम रखा नहीं जाएगा। उसके साथ और एक डॉक्यूमेंट आपके वालिद या वालदा या कोई रिलेटिव का एक डॉक्यूमेंट लगाना बेहद जरूरी है। इसमें रीजन क्या है? अभी रिसेंट चेंजेस, मैं 2-3 साल की बात कर रहा हूं मैं। पहले आधार कार्ड में, अभी देखिए अगर आप प्रिंट निकालिए आधार कार्ड का, नीचे लिखा होता है कि द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन दिस कार्ड इज नॉट वैलिड एनीवेयर। मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है आपका इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद एक्चुअली हुआ क्या है, 2022 में एक बॉम्बे में एक रेप केस हो गया। कोई एक स्टेट का बंदा रेप करने के बाद यूपी भाग गए। भागने के बाद जैसा पुलिस वो लोग रेड किए नॉर्मल घर पर, उनके आधार कार्ड मिला उनका। मिलने के बाद वो शख्स तो यूपी भाग गए थे। फिर 1 महीने के बाद पकड़ के लेकर आए। जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, उसमें जब तक ये लोग कोई एक एडवोकेट को रखे हैं, एडवोकेट साहब क्या किए, इनको एक्चुअली बच्चे की उम्र 19 ईयर्स अकॉर्डिंग टू आधार, लेकिन आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ
एक पीछे के डोर से चेंज करेगा, खाली 15 साल की डेट ऑफ बर्थ बताई गई और ये बोला गया कि ये बच्चा ये नाबालिग है, इसलिए केस इन पर पड़ता नहीं है। तो जब वहाँ के हाई कोर्ट के जज UIDAI को ये पूछने लगे कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ करेक्शन होता कैसा है, प्रोसेस क्या है, UIDAI के पास कुछ आंसर नहीं था। इसके लिए अभी जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे वो इनवैलिड वो लिखा आ रहा है कि द डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन दिस कार्ड इज नॉट यूज्ड एनीवेयर। ये डेट ऑफ बर्थ हट गया। अब नेक्स्ट, अभी आधार कार्ड में फादर नेम और हस्बैंड नेम भी निकाल दिया गया। ये नए कार्ड या आप मॉडिफाई भी कर लीजिए, वो कार्ड में भी आपका फादर नेम और हस्बैंड नेम निकल जाएगा। ये इस पर भी कुछ एक फैमिली डिस्प्यूट था कि जब आधार कार्ड में आप एड्रेस करेक्शन करते हो तो आप हस्बैंड का नाम किसी को भी लगा सकते हो विदाउट एनी प्रूफ। ये अंबानी मेरे हस्बैंड है वही प्रूफ अगर आप डाल लिए हाई कोर्ट में वो डालने के बाद ये इश्यू हो गया। तो उसके बाद ये फादर नेम और ये भी हटा दिया गया। अभी आधार कार्ड को लेकर बहुत अहम चीज बात कर रहा हूं मैं आपसे। अभी लास्ट 2-3 साल से आप लोग देख रहे हो कि आधार कार्ड को अपडेट करना है। कितने लोग आधार कार्ड को अपडेट किए? अभी क्या अपडेट किए उसमें? अपडेट की बात हो रही थी, क्या चेंज करें? 99% लोग अपनी फोटोज चेंज किए हैं और बायोमेट्रिक चेंज किए हैं, राइट? 99% लोग किए हैं, लेकिन बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत चीज है। ये आपको बायोमेट्रिक अपडेट करने का बोला नहीं गया, डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए ये बोला गया। डॉक्यूमेंट अपडेट, अभी इसकी तफसील बताता हूं मैं। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट बताना है, एक आपका डॉक्यूमेंट बताना है और एक दूसरा आपके मदर या फादर दोनों में से कोई इंडियन है वो प्रूफ बताना होगा आपको। और अगर आपकी पैदाइश 2004 दिसंबर के बाद अगर है तो आपको फिर यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये 2 डॉक्यूमेंट में एक आपका डॉक्यूमेंट है और आपके दोनों मदर या फादर दोनों भी इंडियन होना बेहद जरूरी है। अगर आप 1987 और 2004 के बीच में है तो दोनों में से कोई एक इंडियन होना जरूरी है, लेकिन 2004 के बाद अगर आपकी पैदाइश है तो आपके मदर और फादर दोनों भी इंडियन होना बेहद जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट वाइज आप बना सकते हैं। तो 99% जितने भी सीनियर सिटीजन हैं 2002 की लिस्ट में 100% आप लोग का नाम रहता है। वो अगर आप देख लेंगे तो बिल्कुल वो SIR आप लोग कामयाबी से पास कर सकते हैं। अब वो साजिश क्या हो रही है, जो नॉर्थन स्टेट में एक सिंडिकेट तैयार किया गया और वो लोग का काम यही है, एक इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए से फॉर्म 7 दिया जाता है। फॉर्म 7 इसलिए दिया जाता कि अगर मेरे 2 कार्ड है तो मैं एक कार्ड वो डिलीट करना है तो मैं फॉर्म 7 मुझे फिलअप करना पड़ेगा, या अगर मुझे डाउट है कि ये साहब इंडियन नहीं है और ये वोटर ID कार्ड है, कोई गुस्से में हो, कुछ भी हो, कुछ हो गया इनके साथ, तो मैं फॉर्म 7 मैं फिलअप करूंगा। मैं फिलअप करने के बाद उसमें फॉर्म 7 में पहले मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर और मेरा एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद इनका वोटर ID कार्ड नंबर, इनका एड्रेस मुझे लिखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा या BLO को देना होगा कि बोलना होगा कि मुझे इन पर डाउट है। उसके बाद BLO एक्शन लेकर, अगर ये बेपरवाह है, कुछ नहीं होता बल्कि समझे अगर BLO अगर मेरा साथी है तो आपका नाम निकाल सकता है। तो नॉर्थन स्टेट में ये एक सिंडिकेट जैसा तैयार होकर खाली लफ्ज़ मुसलमान के नाम निकाले जा रहे हैं। तो ये आप और हम अगर अकेले काम करेंगे SIR का तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे ग्रुप, ऐसे यूनिट अगर काम करेंगे तो ये सब चीज को कैच कर पाएंगे। अगर मेरा देख लिया, हो गया, मेरा SIR खत्म हो गया, मैं जाके बैठ गया तो कुछ होने वाला नहीं है। और मुझे ज़्यादा फिक्र है एक्चुअली जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं वो लोग को। कई लोग हमारे पास आके बोलते हैं ये वोटर ID कार्ड क्यों बनाना है, ये पॉलिटिशियंस बेकार पॉलिटिशियंस है, ये लोग को वोट डालना क्यों है। और वो लोग अब आज की तारीख में भी SIR के ABCD पता नहीं है। लेकिन एक बार अगर खुदा ना खासा 2026 में अगर उनका नाम नहीं आया तो यह कानून तो कैसा बनता है पार्लियामेंट में, आपको ये मालूम है
कि इसको बेस करेंगे, 2026 को बेस करेंगे, 2026 को बेस करके ये बोलेंगे आगे, मैं असम्पशन बोल रहा हूँ कि 2026 में अगर आपका नाम है तो ही आप पासपोर्ट वो रेन्यूअल कर सकते हो या पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर कंडीशन लगा दी तो आप क्या कर लोगे? तो अभी BLOs अपने हाथ में है। आप BLO से बात कीजिए, ऐसे यूनिट बात कीजिए। अगर उनको बोलेंगे BLOs को कि आप मेरे मकान पे आओ, चेक कर लो, मैं मकान पे नहीं हूं, अगर बेचारा एक बार आएगा, वो दूसरी बार आएगा भी नहीं। अगर एक अपार्टमेंट है 5 फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े तक पैर दर्द हो जाएंगे बेचारे के, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तो वो देखेगा भी नहीं। तो 2002 की लिस्ट में भी यही हुआ है। कई कॉलोनीज के नाम वो नाम ही नहीं है फिलहाल। तो अगर एज ए ग्रुप अगर काम करेंगे, एक जगह बिठाकर अगर BLO से बात कर उनको एक ही प्रेशर बिठाकर पूरे कॉलोनीज के लोग को अगर आकर काम कराएंगे तो सबका काम आसान होगा। खिलाओ ये बिरयानी खिलाओ तो 3 टाइम खिलाओ BLO को, लेकिन काम करवा लो। अगर एक बार BLO के पास से बात हट गई, उसके बाद आपको किसको अप्रोच करना है अल्लाह आलम। अभी जो जैसे उत्तर प्रदेश में देखे 2,18,88 लाख वोटर आई डी कार्ड निकाल रहे जा रहे हैं। बंगाल में 90 लाख, ये 70 लाख। अब ये लोग का क्या होगा आगे ये पता नहीं, लेकिन अभी पूरा मुल्क में SIR होने के बाद वो इन सब के बारे में एक साथ ये बोला जाएगा। लेकिन जैसा बताया मैं, तेलंगाना वाले खुशकिस्मत हैं कि टाइम है अपने पास। ऐसे यूनिट अगर काम करे तो इंशाल्लाह वो सक्सेस होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो बोलिए। इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने जो सियासत फाउंडेशन कायम किया है, उसका मकसद ये है कि जो गिनती हो रही है उसमें आप भी शामिल हो जाएं। वो क्या कहते हैं खुद सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोइज साहब, रियाज साहब और जाहिद फारूकी साहब। ये मकसद ये था कि अब SIR का काम शुरू हो रहा, उससे पहले हम गफलत में नहीं रहना, ये मकसद के तौर पे यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया है। हो रहा ये कि तेलंगाना में अभी गुज़िश्ता साल एक सर्वे भी हुआ था नई कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद, उसमें भी 3,25,000 लोग, जिसमें ये कहा जाता है कि उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं जो अपना नाम इंदराज नहीं करें। तो इसीलिए हमारी आबादी 44 लाख पे रुक गई आज, या वो 3 लाख में भी और आ जाते तो शायद हम 50 लाख के करीब पहुंच सकते थे। मगर ये उमूमन होता ये कि जो अहम काम होता उसमें हम कम वक्त देते हैं या उसको अहमियत नहीं देते, जो बिल्कुल गैर अहम काम रहता वो ज़्यादा हमारा वक्त खा लेता। तो अब SIR को ये समझ के चलिए कि इस बार हमारे को अपना नाम दर्ज कराना है, यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कि डराने का तो मकसद नहीं है इंशाल्लाह ताला, जैसा अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के पास ये सर्टिफिकेट हो सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन को यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही, गवर्नमेंट के तरफ से जो जारी हो रहा वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है बना, देखिए मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो भी होता वो बिल्कुल अल्लाह के तरफ से होने वाला है। आप इसको अपॉर्चुनिटी समझिए कि हमारे पास जो चीज़ नहीं थी, चलिए ठीक है, आज हम उसकी पूरी एक तफसील अपने पास जमा कर लेंगे, पूरे सर्टिफिकेट जमा कर लेंगे, जो भी खामी है उसको दुरुस्त कर लेंगे। इसको अपॉर्चुनिटी के ऐसा लेके कर लीजिए। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कोई ज़्यादा वो नहीं होगा। अलबत्ता एक ये है कि ये SIR से रिलेटेड हम यहाँ पे एक हेल्प डेस्क शुरू करेंगे, कोई भी कभी भी आ सकता। यकीनन आप जो बात बोले कि हर कोई हमारे को ठगने के लिए तैयार है, कोई किसी ना किसी छोटा छोटा मसला भी रहेगा, आप पैसे पूछेंगे 200 रुपये दे दीजिए, 2,000 रुपये दे दीजिए, तो हर कोई हमारे को ठगने के लिए तैयार होगा। तो उससे सबको उससे बाला तक रख के यहाँ पे एक ऐसा सेंटर कायम करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कहाँ से मिल सकता, क्या मिल सकता, क्या मदद हो सकती, वो ऐसा हेल्प डेस्क यहाँ पे हम कायम करेंगे इंशाल्लाह ताला। उससे बहुत सारा मसला दूर हो जाएगा। एक ये सेट फॉर्म्स भी हैं जो मैं अभी बनाया, तो आप लोगों में इससे फ़ायदा देख ले सकते, एक अपनी नज़र के वास्ते कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या ज़रूरी है, कितने खाना पूरी होना है, कि वो हम बता के रखेंगे। आप
बेफिक्र ही इंशाल्लाह ताला अखबार है, जब तक अखबार है, जब तक हेल्पलाइन है, जब तक सियासत है, कुछ ना कुछ यह तरीका होता रहेगा जिससे कि आप लोग फ़ायदा उठाएं। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं लेता, इसलिए कि रियाज साहब और एक दो अशार बोल देंगे जो आपके से निकाल के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई बड़े ख्वाहिश करते हैं तो अशार बयान भी करने चाहिए। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काक़े उमरा की दरो दीवार हिला दो। आप सवालात कर सकते हैं और आपको हिला सकते हैं। जी सवालात से पहले मैं असद साहब आइए, हमारे जो हेल्पलाइन है 4-5 मेंबर की हेल्पलाइन है, वो फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पर रखी जाएगी इंशाल्लाह आमिर साहब के ऑर्डर पे। और हमारे असद है और हमारे 3-4 और साथी हैं जो उसको लीड करेंगे। तो आप जो भी मसाइल रहते हैं इंशाल्लाह आपके पास फर्स्ट फ्लोर पे आके वो कर सकते हैं। हमारे असद भाई इंचार्ज है हेल्प डेस्क के हमारे पास 11 से 4 जी। तो आप लोगों के कोई सवालात है तो आप पूछ सकते हैं। 1956 के है, 1956 में हमारी पैदाइश हुई और उस टाइम पे ना हमको खुद मालूम नहीं हम कहाँ पर पैदा हुए, क्या है वालिदैन को मालूम, क्योंकि वो तो घरेलू मामला था। लेकिन बहुत सारे लोग जैसा हमारे रियाज साहब ने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वैसा बोले तो हम लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन हम तो स्कूल में गए, SSC का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब चीज़ें हैं। तो इसके बाद में भी और कोई सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या है? और जैसा कि आपने बताया कि वालिदैन की शहरियत भी बताओ, तो वालिदैन की शहरियत तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी है और मेरे वालिद जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ था, तो उसके बारे में भी क्या मेरे को बताना चाहिए ज़रा वो। देखिए, ये जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखिए। पहले इनिशियली जैसा बताया मैं आपको, 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना है। अभी कई लोग में से ये शिकायत कर रहे हैं हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, SSC में है, लेकिन SSC में नाम अलग है, उसको दुरुस्त कैसा करना। भाई इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करो। आपके पास जो एक डॉक्यूमेंट है फिलहाल वो एक डॉक्यूमेंट आप बता दीजिए। अगर 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है तो, अगर नाम है तो वो भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। कोई एक डॉक्यूमेंट रख लो और उसको ही अगर दुरुस्त करना है वो दुरुस्त कर दीजिए। और एक अहम चीज़, कई लोग के पास पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक कई लोग के पास है, लेकिन ये कोई भी डॉक्यूमेंट आपके काम का नहीं है। फिलवक्त SIR के सिलसिले में बात कर रहा हूँ मैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट दी गई है वो लिस्ट में कई डॉक्यूमेंट है। नहीं मेरे पास पैन कार्ड है चल जाएगा, वो बिल्कुल गलत बात चीज़ है। नहीं, देखिए, वोटर लिस्ट में खाली आपका नाम एक सर्च कर सकते हो। ये इलेक्टोरल जो लिस्ट है पूरा आपके जितने भी डिवीजन में जो वार्ड में नाम है वो पूरा वो लोग की कंप्लीट लिस्ट है। वो लिस्ट ऑफ ऑल वोटर ID कार्ड इज इलेक्टोरल लिस्ट। यहाँ पर मैं SIR 2002 जो मॉड्यूल जो CEO telangana.nic.in में रखा गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं वो उसके अंदर आप सर्च करना बेहद इम्पोर्टेंट है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि मेरे पास 1990 का मेरे पास वोटर ID कार्ड रखा हुआ है, क्या वो वैलिड है? देखिए, 2002 में जो SIR हुआ था उसको ही बेस किया गया। अगर उसमें आपका नाम अगर है तो ठीक है, अगर आपके पास 1989 का भी है, 1970 का भी अगर वोटर ID कार्ड है तो वो इनवैलिड है। तो अभी मैं एक पॉइंट मिस कर दिया था। इनिशियली बताया था कि मैं BLOs आपके मकान पे आएंगे, जिसका नाम वोटर ID कार्ड लिस्ट में है उनको ही एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। अब जिसका नाम नहीं है उन्होंने क्या करना है? इनिशियली अगर किसी का भी आज के तारीख में अगर वोटर ID कार्ड नहीं है तो इमीडिएटली आप लोग जाइए, फॉर्म 6 फिलअप कीजिए। फॉर्म 6 फिलअप करने के लिए घर से करना है, आप घर से कर सकते हो, नहीं तो कोई भी ऑनलाइन सेंटर जाइए, जाकर आप आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका आधार कार्ड और आपकी एक फ़ोटो लेकर जाइए और वोटर ID कार्ड के लिए, आप नया वोटर ID कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। आधार से अभी वोटर ID कार्ड, राहुल गांधी एपिसोड के बाद आधार से वोटर ID कार्ड को लिंक कर दिया गया। अभी पहले 2-3 महीने पहले तक भी आपको के पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो उन्होंने आना है, आपके पास आकर फॉर्म 6 फिलअप करना है। BLO के पास उतना टाइम नहीं है। अब BLOs भी बेचारे, जैसा जान रहे हैं आप, ये नवंबर 2025 में जो SIR शुरू हुआ था, अभी तक 100 से ज़्यादा BLOs खुदकुशी कर लिए। प्रेशर, अगर मेरा नाम अगर 2002 की लिस्ट में नहीं है, अभी भी नहीं है, तो मैं BLO को मारने के लिए तैयार हूँ।
वो प्रेशर मेरे पर भी है और बीएलओ पर भी है, इसलिए बात कर रहा हूं मैं, बीएलओ से मिलकर काम कीजिए आप। नहीं, एक मिनट ये सुन लीजिए, आपका ये कहना है एनुमरेशन जो फॉर्म है वो 2026 के वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो उनको दिया जाएगा ये फॉर्म। अपने पास बच्चे जो 18 साल के हो रहे हैं उनके फौरन आप लोग फॉर्म 6 फिलअप करते हुए वोटर आईडी बना लीजिए, ये सबसे अहम है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं 1.5 महीने की बात कर रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश की एक घटना है। वहाँ पर 2 बच्चों पर एफआईआर किया गया एसआईआर के दौरान। उनका गुनाह क्या था? माँ बाप ये उत्तर प्रदेश में है और वो 2 लड़के खतर में काम कर रहे हैं। तो वो माँ बाप क्या किए, एन्यूमरेशन फॉर्म, तो वोटर लिस्ट में नाम था, एन्यूमरेशन फॉर्म आ गया, माँ बाप पूरा फिलअप कर दिए और बच्चे का नाम जो सिग्नेचर होता है वहाँ पर वो बच्चे का सिग्नेचर करके सबमिट कर दिए। ये बहुत बड़ी गलती है। तो हम कैसा करना है, अगर आपके बच्चे अगर बाहर हैं तो वो सिग्नेचर के प्लेस पर फादर ऑफ सो एंड सो, मदर ऑफ सो एंड सो, आपका रिलेशन लिखना बेहद जरूरी है। अगर आप रिलेशन नहीं लिखेंगे और उनका अगर जाली सिग्नेचर करेंगे तो आप पर भी अगर कोई बोले तो एफआईआर हो सकती है। तो यहाँ पर फादर ऑफ, सन ऑफ, फादर इन लॉ ऑफ, मदर इन लॉ ऑफ, कुछ भी एक वो लिखिए, या ब्रदर ऑफ या सिस्टर ऑफ। और एक अहम चीज जो फिर अभी काफी चीज है इसमें, आपके अहलिया, आपके साथ उनका लिंकअप नहीं है, उनके मदर फादर के साथ लिंकअप है। मतलब अगर 2002 के लिस्ट में अगर उनका फादर का नाम नहीं है, अगर उनका मदर का नाम नहीं है और उनका भी नाम नहीं है तो बांग्लादेश भेजाने की तैयारी करना है सुने, इसलिए फादर और मदर के साथ उनका या उनके ग्रैंड पेरेंट के साथ लिंकअप होना बेहद जरूरी है। आपके साथ लिंकअप नहीं है, नाम है तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। अगर 2002 में उनका आपके एरिया का नाम नहीं है और उनके फादर और मदर का, जैसे मैं सर्च ऑप्शन बोला था, उनके फादर और मदर या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम सर्च कीजिए, वो पार्ट नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो। अगर वहां पर भी कुछ भी नहीं है तो आप कॉलम सी, कॉलम बी में जो आते हैं, कॉलम सी में आते हैं, उनका पासपोर्ट वगैरह कुछ बता दीजिए और डेट वाइज 1987 से पहले अगर पैदाइश हो तो 1 डॉक्यूमेंट है, 87 और 2004 के बीच में अगर है तो 2 डॉक्यूमेंट आपको उनको बताना होगा। अस्सलाम वालेकुम। सेम ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक। ये और एक अहम क्वेश्चन है जी। मैं इनका जवाब देता हूँ, उसके बाद आपका आंसर लेंगे। ये देखिए, इनिशियली बताया था मैं आपको कि बिहार में आज नोटिफिकेशन आया, कल सुबह से काम शुरू हो गया और अभी SIR 2.0 वर्जन में है। 2.0 कब हुआ? जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स देते गए, इन्हों भी चेंज होते गए। तो अभी अगर 2002 में मेरा नाम M.A. मोहित लिखा हुआ है और अभी 2026 में पूरा मोहम्मद अब्दुल मोहित है, तो BLO को ये इख्तियारी दी गई है कि अगर आपका नाम कंप्लीट अगर चेंज अगर इनिशियल है तो उसको एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के लिए ये बोला गया BLO को। पहले BLO के बाद पवास नहीं था, ये पवास पूर्व इलेक्शन का वो ERO को लिखना था, ERO के लिखने के बाद नोटिस आने के बाद ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि जब भी BLO के पास ये पवास है, BLO को एक्सेप्ट करने का इख्तियारी है जी। BLO हाँ जी, नहीं बूथ लेवल एजेंट फिल वक्त कुछ नहीं है, नहीं वैसा नहीं है एक्चुअली। अब वो एजेंट्स को जो अभी ये BLA की बात कर रहा हूं मैं, ये BLA इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हर पार्टी को ये बोला गया कि BLOs को अपॉइंट कर लिए। BLA को मतलब वो पार्टी का एक एजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल पार्टी की तरफ से होता है, वो कुछ हेल्प करने के लिए होता है, उनका रोल। अब वही बता रहा हूं मैं, BLO को अगर आप समझा बुझाकर काम कितना करवाना है आप करवा सकते हो। आप वो BLA रहने दीजिए, बात कर रहे हो या कोई एसोसिएशन वाले बात कर रहे हो, कोई भी हो, ये लेकिन काम करवाना बेहद जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा और मेरे मिसेस का नाम 2002 की लिस्ट में है,
उस वक्त बच्चों की उम्र 18 साल नहीं थी। बाद में हम लोग बना लिए, पूरे बच्चों का भी कार्ड वगैरह है। तो फिर हम इसको फॉर्म कॉलम बी में लिखना, बच्चों कॉलम बी में लिखना जरूरी है, क्यों बोलते 2002 में आपका नाम है, फादर का नाम है, जब कॉलम बी में लिखना है अब किसी एक का साहब दोनों का। आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है तो कॉलम बी में लिखना है, और ये एक डॉक्यूमेंट बताना है कि आप उनके फादर हैं, वो एक डॉक्यूमेंट, ये एविडेंस, 11 डॉक्यूमेंट बाद ये में एक हम लोग डॉक्यूमेंट बताना है। कार्ड बनाए वो वैलिड नहीं है। कौन सा बाद में 18 साल के बाद कार्ड बना लिए उनके। साहब? आज 2026 में आपके बच्चे के पास कार्ड है, ठीक है, आपके पास वो एन्यूमरेशन फॉर्म लेके बच्चे का नाम का लेके आएंगे, तो देखेंगे कि 2002 में वालिद का नाम है या नहीं है। वालिद का नाम है तो कॉलम बी में फिलअप करना होगा बच्चे का। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आपको बीएलओ को बताना होगा। पूरे बच्चों का भरना है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉलम सी में वालिद का या वालदा का या कोई ग्रैंड पेरेंट का अगर नहीं है तो कॉलम सी में आएगा आपका। कॉलम सी में ना आपका नाम है, ना वालिद का नाम है, ना वालदा का नाम है, ना ग्रैंड पेरेंट का नाम, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कॉलम सी में आपको वो लिखना होगा। फिर डेट वाइज 1987 से पहले अगर आपकी पैदाइश है तो 11 में से कोई एक, 87 और 2004 के बीच में अगर पैदाइश 2 डॉक्यूमेंट, 2004 के बाद अगर आप पैदाइश हुए तो आपके मदर एंड फादर भी इंडियन रहना जरूरी है, और आपका भी एक डॉक्यूमेंट बताना जरूरी है। फादर के नाम में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। उस एड्रेस पर नहीं है, बहुत सारे लोग किराएदार हैं। अभी यहाँ पर ओके, वही मैं एक्चुअली 20% लोग तो वो उस पते पर मौजूद नहीं है जो 2002 की बात है, 23 साल हो चुके हैं। एक्चुअली वही स्टार्ट किया था हम लोग। किराएदार भी उस पते पर मौजूद नहीं है। इसके बारे में क्या स्टार्ट यही हुआ था कि आपको सर्च कैसा करना है। सुनिए, आप पहले चार मीनार पे थे किराए के मकान पर, अभी आप टोली चौकी में हैं। 2002 में चार मीनार पे थे, अभी टोली चौकी में है आप। अभी आपको सर्च ये करना है कि चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर नोट डाउन करके रखना है। जैसे आपके पास बीएलओ आएंगे तो आप नोट डाउन करा हुआ या प्रिंट आउट निकाला हुआ जो है, जी 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 हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जो मल्लेपल्ली का पार्ट नंबर और सीरियल नंबर है वो आपको बीएलओ को बताना होगा। बीएलओ को बताने के बाद वो लोग मैप करेंगे। सब कुछ रहने दीजिए सर, कंफ्यूज हो रहे हैं आप, कहीं का भी रहने दीजिए। आप खाली यहाँ पे मल्लापल्ली यहाँ की बात नहीं कीजिए। मैं आदिलाबाद में था 2002 में, आज यहाँ पर हूँ। तो 2002 की आदिलाबाद की जो सर्च में जाना है, आपको पार्ट नंबर और सीरियल नंबर और आपका पुराना वोटर आईडी कार्ड नंबर निकाल के आप रख लीजिए। यहाँ पे टोली चौकी में जब आप है, जब आपके पास बीएलओ आएंगे तो वो 2002 का जो पार्ट नंबर सीरियल नंबर है वो आप बीएलओ को बताना है, बस। वो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है। हाँ, ये भी देखा गया। वोटर आईडी कार्ड अगर मेंशन भी नहीं है तो पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आपको एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट कैसे लिया जा रहा है। अभी वो एसआर का काम ही वो है अभी। हाँ, ये इसको बोलते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, जो ममता बनर्जी परसों सुप्रीम कोर्ट में जाके बात किए थे। अभी सेम कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे ही नाम का, मेरे वालिद साहब के नाम का, अब कहीं पे मैं कभी आदिलाबाद गया ही नहीं था, लेकिन वो आदिलाबाद में मेरा नाम और मेरे वालिद साहब का नाम एक है। मैं बोल रहा हूँ कि वो नाम मेरा है। इसको बोलते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वालों को भी नोटिस दी जा रही है। नोटिस देकर ये बताया जा रहा है कि आप प्रूव करो कि ये नाम आपका है। ओके जी। सब एपिक नंबर का छोड़ दो, सब आपका सीरियल नंबर, पार्ट नंबर अलग अलग रहते हैं, वो रख लीजिए, काफी है जी। नहीं, प्रेजेंट एड्रेस पे वोटर आईडी कार्ड जो नंबर पे है। और एक अहम चीज, कई लोग के पास 2-3 वोटर आईडी कार्ड है। अब म्युनिसिपल इलेक्शन में कई लोग शहर छोड़ के गए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वोटर आईडी कार्ड रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मोइनाबाद में अभी वोटर आईडी कार्ड है, अभी यहाँ पर टोली चौकी का भी एक है। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि टोली चौकी का रखना है या मोइनाबाद का रखना है। अगर मोइनाबाद का रखना है तो एसआईआर में मोइनाबाद में जाके कराना होगा। एक्चुअली लीगली देखा गया 2 वोटर आईडी कार्ड रहना ही नहीं है आपके पास, इलीगल है, लेकिन फिर भी है। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा वो रखना है, वहां जाकर आप एसआईआर पहले करना है।
जी, अब वही, अब क्या होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ, बिल्कुल सही बात है साहब, देखिए बिल्कुल सही है। तो अभी मैं आमिर साहब से यही बात किया था, अगर कास्ट सर्टिफिकेट बीसी अगर एक्सेप्ट हो गया तो 80-90% प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं 80% मुसलमानों का ये बीसी सर्टिफिकेट अगर एक्सेप्ट कर ली गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो खाली वो आप जैसा बता रहे आप वो कास्ट सर्टिफिकेट वो निकाल देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट में बाप का नाम रहता है जी। अगर 2004 के बाद अगर पैदाइश, ये थोड़े इश्यूज है साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए हैं। अभी अपना कानून पता है आपको, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं। अभी ये लोग बिल्कुल अभी देखिए, वही अभी उत्तर प्रदेश में 2,88 लाख अभी निकाल दिए गए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी 6 करोड़ चले गए। अभी ये ऐसे सोसाइटी इसको मिल बैठ के इसका सोल्यूशन निकालना है अभी, लेकिन अब जब लॉजिकल फ्रेम में, लीगल फ्रेम में अपने को निकालना है। जैसा आपके क्वेश्चन में उसका आंसर ही नहीं है, 2004 के बाद कुछ नहीं है उनके पास, तब निकालना कैसा, वालिद वालदा नहीं है, मुश्किल होगी। जी, वही वालदा के नाम से कुछ डॉक्यूमेंट निकालना है जी। ये एक उनका तो चाहिए ना, एक हाँ, दोनों इंडियन रहना जरूरी है, दोनों इंडियन रहना बेहद जरूरी है, या उनका डेथ सर्टिफिकेट या कोई जी है सब, ऐसे थोड़े इश्यूज है जी। जी देखिए, अभी ये प्रॉब्लम है साहब, ये एक्चुअली एक कैरेक्टर से भी आपका नाम कंप्लीटली चेंज होता है। एग्जाम्पल देखिए, मेरा नाम फजल है, 2026 में फजल है, लेकिन 2002 में FAZAL के बदले में FIZIIL लिख गया, फाजिल हो गया। अब ये फजल और फाजिल में जमीन आसमान का फर्क है, वो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आपके नाम में M.A या MOHD MD ओके शेख के बदले में S अगर वैसा है तो एक्सेप्टेंस होगा, लेकिन कंप्लीट खाली एक कैरेक्टर से भी अगर आपका नाम में कंप्लीटली अगर चेंज हो गया तो वो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है। और एक बात, 2002 की जो लिस्ट में नाम है वो नाम को कोई चेंज नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते हो। और कई लोग हमारे पास आ रहे कि 2002 की लिस्ट का वोटर आई कार्ड निकाल के दीजिए, वो खाली एक लिस्ट है, ना उसका वोटर आई कार्ड रहेगा ना कुछ उसमें चेंजेस होंगे। तो जैसा है वैसे ही रखना जरूरी है आपको जी। एपिक नंबर वही क्वेश्चन किए थे, एपिक नंबर नहीं है, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर है, वो काफी है सर। सब आप बोलिए। सब अभी मैं जैसा पहले बताया कि मैं 16 साल से ये मी सेवा की फील्ड में हूँ। मैं वही अभी देखिए बात कर रहा हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। ऐसा नहीं है कि 100% जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनका मैं काम पूरी 100% सही करूँ। आप मेरे पास आ गए कुछ एक फॉर्म फिलअप करने के लिए, मैं आपके नाम में फजल के बदले में फाजिल टाइप कर दिया, आपको दे दिया। तो हर सिटीजन का ये काम है, आपको जो डॉक्यूमेंट तभी जब दिया जाता है जब क्रॉस वेरीफाई कर लेना, चेक करना, चेक करके अगर आप इमीडिएटली अगर आप बता देंगे तो पॉसिबिलिटी है चेंजेस होने की। नहीं आप रखने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी आ गया, 15 साल रख लिए, वही नाम से एंजॉय कर लिए, उसके बाद 15 साल के बाद आके बोलिए कि भाई वो नाम गैर मुस्लिम था, गलत मारा, ये मुसलमान था, गलत मारे, ऑपरेटर गलत कर दिए, ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हमारे से भी गलती हो, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है जब नाम चेंज करने का। वही से आप जब अगर आप पकड़ के आप बात करेंगे आगे से तो चेंजेस हो सकता है। बिल्कुल साहब है साहब है, बिल्कुल साहब। आप जब भी अगर आप बोल देंगे
तो वो लोग चेंज करके दे सकते हैं जी। अच्छा, अब बदमाशी भी है ना साहब, पता है। तो की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ए, 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके वालिद वालदा ग्रैंड पेरेंट का नाम है तो कॉलम बी। अगर 2002 की लिस्ट में ना आपका नाम है, ना आपके ग्रैंड पेरेंट का नाम है, ना वालिद वालदा का नाम है तो कॉलम सी। सी सबसे पहले तो इदारा सियासत का और इनके जिम्मेदार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखने में ये आता है कि जब भी मुसलमानों के ऊपर या शहर हैदराबाद के ऊपर किसी तरह की कोई मुसीबत आने वाली होती है, तवज्जो दीजिए कि आने वाली होती है, तो उससे पहले जो है ना सियासत एक ढाल बनकर, सियासत के जिम्मेदारान जो है ना एक कड़ी बनकर जो है ना आ जाते हैं सामने और कौम की मिल्लत की हिफाजत करती है। चाहे वो उर्दू के फ़रोग की बात हो, चाहे वो कंप्यूटर सीखने की बात हो, या प्रोफेशनल कोर्सेज की बात हो, या फिर ख़वातीन की बात हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना उसी सिलसिले में ये देखने में मिला, काफ़ी खुशी हुई। लेकिन अफसोस फिर इस बात का होता है कि कौम कभी साथ नहीं देती है। आज इतना कम मजमा देख के जो है ना दिल को अफसोस होता है कि एक ऐसा सेमिनार, ये आप यकीन जानिए पैसे लेके फिरेंगे, किसी को पूछेंगे, कोई ऑफिसर से बात करेंगे भी तो ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती थी, नहीं मिल सकती थी जो हाजरीन को आज यहाँ पे हासिल हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे आमिर अली साहब का जो मकसद है कि ये मैसेज हम दूसरों तक पहुँचाएं। इसी के साथ खुशी इस बात की भी है कि एक सेंटर बनेगा, उससे हमेशा ज़िंदगी भर फैज़याब होते रहेंगे। बस सवाल यह है कि जैसा कि बताया जा रहा था कि हम सिटी की बात कर रहे थे, हैदराबाद, वरंगल या सिटी में या कोई एरिया की बात कर रहे थे, क्या ऑल ओवर इंडिया से कोई अगर इस तरह से मुंतकिल होता है, शिफ्ट होता है, तो क्या उसके लिए भी यही पार्टल नंबर और रोल नंबर देके अपना रेफरेंस कर सकता है? ये ऑल ओवर इंडिया सेम प्रोसेस है। अगर मैं पहले दिल्ली में रहता था 2002 में, आज हैदराबाद में हूँ, तो वहाँ पे दिल्ली की वेबसाइट अलग है। जैसे CEO telangana.nic.in है, वहाँ पर दिल्ली की एक साइट होगी, वो साइट पर जाना है और वहाँ पे जो 2002, 2003 या 2004 में, ये 3 साल SIR हुआ था, वहाँ की लिस्ट में जाइए, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और वोटर ID कार्ड नंबर नोट डाउन कीजिए और BLO यहाँ पर आएंगे तो उनको आप दे सकते हो। नहीं, कोई बात नहीं का नहीं। आप अगर नाम अगर कंप्लीटली चेंज हो रहा है, जैसा मैं एग्जांपल दिया था, नाम अगर चेंज नहीं हो रहा तो उतना कुछ इशू नहीं है जी। उतना कुछ बड़ा इशू नहीं है सब वो, नहीं। अभी वैसा तो कानून तो नहीं आया, लेकिन अभी जितने भी नए वोटर ID कार्ड करेक्शन नहीं है, नए वोटर ID कार्ड डाले जा रहे हैं और करेक्शन कर रहे हैं, उनको आधार लाजिम करार दिया गया। उनके आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है। ये मोबाइल पे OTP आ रहा है, OTP आने के बाद ही नया या करेक्शन कुछ काम कर सक रहे हैं। ऑनलाइन करना है या ससुराल की तरफ से? एहलिया, हाँ आप 50 साल भी होने दीजिए, माँ बाप की तरफ से ही करना है जी। माँ बाप आपके हस्बैंड के साथ नहीं है। ओके, वही एक इम्पोर्टेंट बल्कि बताया था मैं जी। लड़की के माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही मैपिंग करना जरूरी है, शौहर के साथ बिल्कुल नहीं है। वहाँ भिजाना है भी आपको ऐसे जब होगा जब वहाँ पर भिजा दीजिए। में अगर लड़की का नाम है तो कोई डॉक्यूमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम अगर नहीं है तो मदर या फादर या उनके मदर फादर ग्रैंड पेरेंट के साथ मैपिंग करना ज़रूरी है। हस्बैंड के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है सर। देखिए सियासत टीवी, देखिए सियासत टीवी पर आपको बार बार वक्फे से प्रोग्राम पेश किया जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए जाएंगे, आपके जो सवालात है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। आपको ये बताया जाएगा कि फॉर्म A, B, C क्या है, उसका मकसद क्या है, कौन किसको पुर करना है, वो भी बताया जाएगा।
और आपको यही बताया जाएगा कितने डॉक्यूमेंट्स है। कई लोग बोले कौन सा डॉक्यूमेंट करना है दाखिल, 11 डॉक्यूमेंट्स जैसा आपने बताया है, उसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो आपको बता दिया जाएगा। सियासत टीवी पे आप टीवी पर भी देखिए, यूट्यूब पे भी देखिए प्रोग्राम से जी। हाँ, फ़ोन पे आपके आ जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे आप फ़ोन पे, तो फ़ोन पे भी आपको सियासत टीवी दिखाई देगा। और अभी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप सियासत टीवी फ़ोन पे देख सकते हैं। और कुछ है? नहीं, फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं आसानी से। हमारा ऐप जो है वो फ़ोन पर भी आप डाउनलोड कर लेके देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख लीजिए। बाज़ाब्ता एक काम ये करेंगे कि बोर्ड पे जो फॉर्म है वो फॉर्म को रख के उस पे मार्कर लगा के बताने की एक कोशिश करेंगे, ताकि हर आदमी को देख के समझ लेने में आसानी हो सके। तो वो हाँ, उसमें ये भरना है, ए में 1 में ये भरना है, बी में ये भरना है, तो उसको बाज़ाब्ता बिल्कुल बारीकी से उसकी इतनी तशरीह करेंगे कि हर आदमी को जो भी डाउट है वो देख के अपना काम, जो भी परेशानी है उसको ख़त्म फिल वक्त हो। ये तो एन्यूमरेशन फॉर्म है। और एक सबसे अहम चीज़, एन्यूमरेशन फॉर्म मैं बताया था कि प्री प्रिंटेड फॉर्म है। जैसा आपके पास फॉर्म आए उसका ज़ेरॉक्स निकाल के रख लीजिए। अगर उस पर अगर कुछ गलती भी हो गई तो आपको दूसरा एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं मिलेगा। ये बहुत अहम चीज़ है। ये थोड़े स्टेट्स में हुआ है कि गलती से मैश कर रहे हैं, वाइटनर लगा रहे हैं, ये सारा काम नहीं कीजिए। अभी मैपिंग में फिल वक्त AI का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए। हाँ जी हाँ, सब ऑफिशियली जब भी आप एक गवर्नमेंट दस्तावेज डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसमें आपका प्रोफेशन का नाम लिखना ही नहीं है। नहीं है, एक्चुअली लीगली नहीं है। और अभी आधार कार्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से और पैन कार्ड के गाइडलाइंस के हिसाब से, पासपोर्ट के गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, आपका वो नाम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं है अभी जी। हाँ, अच्छा जी हाँ। आप लोग अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उसमें प्रीफिक्स में डॉक्टर, एडवोकेट या और क्या आते हैं वो इंजीनियर, वो कुछ लिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खाली आपका जो नाम है वो नाम होना बेहद ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब आमिर अली खान साहब का भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मोहित साहब, अब्दुल मोहित साहब तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सियासत हेल्प डेस्क है और सियासत टीवी है, सियासत ऐप है, आप वो देखते रहिए इंशाल्लाह।